हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस पीजी का एक और टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, इस समय जो परीक्षा में लगभग बस एक सप्ताह का ही दिन बचा है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 22, 23 और 24 का जो मैंने सॉल्व करवाया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन को राइट करके उसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टॉपिक पे क्लियर हो जाएगा। फिर साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है 2022 का, 23 का और साथ ही साथ 24 का, उनसे आप वीडियो देख लीजिए। उन वीडियोस में मैंने जो टेस्ट सीरीज़ बनाया रखा है वो सारे टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल में समझाया भी है। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपको कहीं भी और भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डरिए मत, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए, सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख डालिए, आपका टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ वीडियोज़ ही रिकॉर्डेड वीडियो ही प्रोवाइड करता। तो आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उनको देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आइए इस सेकंड वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से अच्छे से पढ़िए और याद भी रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मौर्य काल में पहने जाने वाले कमर के नीचे के वस्त्र को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न 22 में भी है, 23 में भी, और आप देखेंगे तो 24 में भी है। इनसे प्रश्न आए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अंतरिया, उत्तरिया, कायाबंद या पटका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंतरिया कहा जाता था। अंतरिया प्राचीन काल का कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को कहते थे। ये महिला और पुरुष दोनों पहनते थे, जो कि धोती के समान लपेट कर पहना जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि ये इस तरह करके धोती होती है ना, जो नीचे पहना जाता है, महिला और पुरुष दोनों पहनते थे उसी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कमर पर अंतरियां को बांधने का कार्य किस वस्त्र द्वारा किया जाता था? जो अंतरियां था, मतलब धोती जैसा जो लपेटा जाता था, उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा कि अलग से कुछ बांधने के लिए प्रयोग किया जाता था, कपड़े जैसा। तो वो क्या होता था? कर्णिका द्वारा, पटका द्वारा, जामा द्वारा या कायाबंद द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, जो कमर पे अंतरिया लपेट कर उसको फिक्स करने के लिए, ताकि वो सरके नहीं, घसके नहीं, तो उसके साथ बांधने के लिए हम क्या प्रयोग करते थे वो लोग? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कायाबंध द्वारा उसको बांधते थे वो लोग। आप प्राचीन काल के वस्त्रों को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि धोती पहनने के बाद उन्होंने कमर पे बेल्ट टाइप का कुछ अच्छा खासा, या फिर ग्रामीण लोगों को देखेंगे तो अलग से एक कपड़े के रूप में उन्होंने कमर पे कुछ बांध रखा है, ताकि जो उनकी अंतरियां हैं वो खुले या फिर घसके ना या फिर ढीला ना हो, जैसे कि वर्तमान समय में लोग बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मच्छवल्लका क्या है? वैदिक काल में वस्त्र पहनने का एक तरीका, अंतरिया को बांधने का एक स्टाइल या शैली, मौर्य काल में किया जाने वाला टैटू का स्टाइल, या फिर वैदिक काल का एक आभूषण? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 एक से ए भी सही है और साथ ही साथ बी भी सही है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। ये मच्छवल्लका क्या होता था? वैदिक काल में वस्त्र पहनने का एक तरीका होता था, धोती को बांधने का, जो कि मछली आकार का होता था। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्कर्ट होता है फिश शेप, बॉडी शेप का, उसी तरह जो धोती को पहनने का एक तरीका होता था, और इसे साथ ही साथ अंतरियों को भी बांधने का एक स्टाइल शैली भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कंचुका क्या है? कमर के नीचे के भाग को ढकने का वस्त्र, पुरुषों का एक पगड़ी पहनने का तरीका, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के वक्ष स्थल को ढकने का वस्त्र, या फिर उत्तर वैदिक काल में नाखून को सजाने का एक तरीका? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कंचुका होता था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के वक्ष स्थल को ढकने का एक वस्त्र। आपने ध्यान दिया होगा
कि उत्तर वैदिक काल की जो महिलाओं का वस्त्र आप देखेंगे तो वो तरह तरह के वस्त्रों से अपने वक्षस्थल को ढकती थी। तो उस समय सिले हुए कपड़ों का प्रचलन नहीं था, तो वो एक तरह से बांध कर अपने पूरे ड्रेसिंग स्टाइल को बनाती थी। तो ये कंचुका कहलाता था, जो वक्ष स्थल को ढकने का कपड़ा होता था, वस्त्र। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि रेशम के संबंध में इनमें से प्रतिकूल कौन है? प्रतिकूल मतलब कि जो इससे संबंधित नहीं है। तो रेशम एक प्रोटीन फाइबर है। रेशम में मजबूती, चमक अत्यधिक अच्छी होती है। रेशम फाइब्रोइन से बना होता है और साथ ही साथ रेशम को प्राकृतिक रूप से कोकून द्वारा पाया जाता है, जो कि नदियों में शैवाल के ऊपर पनपता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिकूल मतलब गलत कौन सा है? तो हमें जैसा कि पता है कि रेशम एक प्रोटीन फाइबर है, ये सही है। रेशम में मजबूती, चमक अत्यधिक अच्छी होती, ये भी सही है। रेशम के कपड़े चमकीले होते हैं। पहले के ज़माने में जो रेशमी कपड़ा पहनता था उसे अच्छा और अमीर माना जाता था। साधारण लोग तो सूती कपड़े ही, नॉर्मल कपड़े पहनते थे। रेशम फाइब्रोइन से बने होते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन रेशम को प्राकृतिक रूप से कोकून द्वारा पाया जाता है, लेकिन ये नदी में शैवालों के ऊपर नहीं पनपते। तो ये जो शब्द है शैवाल, ये गलत हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, ठीक है, और कोकून कहते हैं इसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। प्रतिकूल का मतलब जो सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तंतु पर आँच यहाँ पे हो जाएगा का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आग का। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या होगा? कृत्रिम तंतु पर, वनस्पति तंतु पर, खनिज तंतु पर है, या फिर निम्नलिखित में से सभी पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जो खनिज तंतु होता है उस पर आँच का, अग्नि का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि अग्नि जो खनिज तंतु है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, एस्बेस्टस, यह एकमात्र ऐसा तंतु है जो कि खनिज तंतु है और इस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर से बताएंगे। और हार्ट जरूर से हमें कमेंट करके भेजिएगा और लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, फ्री का ज्ञान अच्छा नहीं होता है, तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया कीजिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग मैक्सिमम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे नेट और जेआरएफ के लिए भी होम साइंस पढ़ाऊँगी। अब जैसा कि मैं पिछले 4 साल से इस चैनल को पढ़ा रही हूँ, चला रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, इसीलिए मुझे उतना उत्साह नहीं होता है कि मैं और आगे पढ़ाऊँ। पुराने इस वीडियोस ही ज़्यादा देखते हैं लोग, और वर्तमान में भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पांस नहीं है। लगभग 100, 150, 200 ही लोग देखते हैं। तो कम से कम सब्सक्राइब तो करिए जो लोग नए आ रहे हैं, मोटिवेशन मिले मुझे कि मुझे और भी इस चैनल पे योगदान देना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि टेक्सटाइल में रंगों द्वारा परिसज्जा निम्नलिखित में से किसके ऊपर की जाती है? धागों के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, रेशों के ऊपर, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ध्यान दीजिएगा, जो टेक्सटाइल है रंगों द्वारा परिसज्जा किसके ऊपर की जाएगी? तो धागों के ऊपर भी की जाती है, फैब्रिक के ऊपर भी की जाती है, और साथ ही साथ रेशों के ऊपर भी की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कताई करने की अवस्था है कार्डिंग, रोइंग, यांत्रिक, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कताई होगा, कताई। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो कार्डिंग होती है इस अवस्था में कताई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज की पत्तियों को अलग करने की क्रिया कहलाती है। जो तंतु तैयार करना होता है तो उसमें जब तनों में से बीजों को अलग किया जाता है और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलना, रिपलिंग, कताई, या फिर
कैलेंडरिंग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रिपलिंग होता है लिनन, लिनन जो फाइबर होता है, लिनन में रिपलिंग प्रक्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या पता ये प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस फाइबर में लिनन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो आप याद रखिएगा लिनन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम ऊन वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में या फिर जापान में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सर्वप्रथम ऊन वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरिनो भेड़ की ऊन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? स्पेन, भारत, चीन या जापान? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्पेन। कभी कभी ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, स्पेन ना लिख करके ये यूरोप दिया होगा, तो यूरोप, स्पेन जो है यूरोप का ही एक देश है, तो आप यूरोप को भी सही लगा दीजिएगा। अगर स्पेन अलग से ना दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा, आप यूरोप को ही सही लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र प्रोटीन फाइबर जिसमें सल्फर पाया जाता है क्या, वो कौन सा है? सिल्क, ऊन, मूंगा सिल्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो इनमें से ऑप्शन में से एकमात्र फाइबर जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, ऊन। प्रोटीन फाइबर है ये। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जगत में से प्राप्त दो रेशे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो एक होता है आपका सिल्क और दूसरा होता है ऊन। सिल्क में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है, वही ऊन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक और तत्व पाया जाता है, वो होता है सल्फर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नायलॉन किस रसायन से मिलकर बनता है? विनाइल अल्कोहल, कार्बोलेक्टम, इएलिन, प्रोपलीन या फिर हेक्सामेथिलीन एडिपिक एसिड? तो जो नायलॉन है ये किस रसायनों को मिलाकर, केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन और साथ ही साथ एडिपिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मक्के के प्रोटीन से बनने वाला रेशा है विकारा, ओंगारा, हक्का बैग पाइप या फिर क्रेप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकारा जो होता है मक्के के प्रोटीन से बनने वाला रेशा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्या है कि सही क्रम बताइए। इसमें से जो कपड़े को, धागे को बनाने के लिए यहाँ पे दे रहा है कि ऑप्शन ए में बुनाई कपड़ा पहनने योग्य कपड़ा, रेशा, कताई, बुनाई, कपड़ा पहनने योग्य कपड़ा, फिर क्या है, रेशा, सिलाई, बुनाई, कपड़ा, या फिर रेशा, कताई, धागा, बुनाई, कपड़ा, फिर पहनने योग्य कपड़ा, क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशा, फिर आता है कताई की जाती है, रेशा तैयार किया जाता है, फिर उसकी कताई की जाती है, फिर उससे बनाते हैं हम धागा, धागे से अब क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, और फिर जो भी आपने कपड़े की बुनाई कर दी तो अब क्या हो गया, पहनने योग्य कपड़ा बन गया। जैसे कि साड़ी आप देखते ही हैं, बड़े बड़े थान के कपड़े जो बुनाई करके बनाए जाते हैं, अब उनको फिर से लिए आप जो चाहें उसका बनाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास उत्पादन से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो कपास का फसल चक्र 200 दिन का होता है, जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं मिट्टी काली, बीज से उत्पन्न होने वाला रेशा, उपरोक्त सभी।
तो ध्यान दीजिए कि जो कपास होता है, कपास का जो फसल चक्र 200 दिन का होता है, ये एकदम सही है। फिर साथ ही साथ ये जलवायु इसके लिए क्या चाहिए होता है, उष्ण कटिबंधीय एवं मिट्टी काली होनी चाहिए, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ बीज से प्राप्त होने वाला ये रेशा है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कपास किस समूह का रेशा है? एर्कबोक्सिल समूह, इथिलीन समूह, एल्कोहलिक समूह या फिर मेथेन समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बोक्सिल समूह का जो है रेशा है कपास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रेशे या वस्त्र की खुदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है? दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, लोचता या फिर घर्षण दृढ़ता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है जो रेशों या वस्त्रों की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की जो क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यहां मैच करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कपास की रेशे उत्पादन का सही क्रम बताइए। कंघी करना, खेती करना, खोलने एवं आपस में मिलाना, बिनोले निकालना और गांठ बनाना, कताई करना, ऊनी बनाना या फिर धुनना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम खेती करेंगे। किसकी? कपास की। तो टू ऑप्शन सब में सही है, तो यहाँ पे 2 सब में हो रहा है। फिर खेती करने के बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। बिनोले निकालना और गांठ बनाना, ये करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर खोलने एवं आपस में मिलाना करेंगे। तो 2, 4, 3 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में सी में दिख रहा है 2, 4, 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करेगा व्यक्ति? खोलने एवं आपस में मिलान करेगा। फिर 7 नंबर हो जाएगा, फिर धुनना होगा। जो भी आपने उसको तैयार किया है उसको धुनेंगे। फिर कंघी करेंगे, 5 5th स्टेप होगा, कंघी करेंगे, उसको एक लय में बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर पूनी बनाएंगे उसका, ये 6वां स्टेप हो जाएगा। और फिर लास्ट में कताई करेंगे। तो ये हो गया हमारा सारा स्टेप। 2, 4, 3, 7, 1, 6, 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि तने से बीज और पत्तियां को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? कार्डिंग, रेटिंग, रिपलिंग या स्पिनिंग। तो तने से बीज और पत्तियों को अलग करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रेटिंग। ध्यान दीजिएगा, इसे रेटिंग कहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप जितने भी बच्चे नए जुड़े हुए हमारे चैनल से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में हमें हार्ट्स ज़रूर से भेजिएगा। थैंक यू एवरीवन।